कल मैंने आपको वर्धन साम्राज्य के विषय में बताया और आज मैं आपको सामंतवाद कालीन भारत के विषय में बताऊं। इस सामंतवाद क्या होता है, पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए सामंतवाद क्या होता है। सामंतवाद का अर्थ होता है, यह शब्द जो है यूरोप और इंग्लैंड से आया हो सामंतवाद। और सामंतवादी मानसिकता की बातें आप लोग अक्सर गांव में सुन लेते हैं। ये अक्सर लोग कहते हैं राजपूतों को, ये रे सामंतवादी, या राजपूतों जैसा जो व्यवहार करता है उसको लोग क्या कहते हैं, सामंतवादी कहते हैं। अब सामंतवाद है क्या? सामंतवाद के लिए आपको 3 चीजों पर ध्यान देना होगा। मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन यूरोप के समाज में राजतंत्र हुआ करता था, जिसमें पहला कौन होता था? राजा। दूसरा सामंत, और तीसरे श्रेणी में आते थे कृषक और दास। इन्हीं 3 श्रेणियों में, क्योंकि राजतंत्र का सिस्टम था, लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे देश में या दुनिया में नहीं जब थी, तो ये जो राजा हुआ करते थे इस संपूर्ण क्षेत्र के, अपने पूरे संपूर्ण राज्य के मालिक हुआ करते थे। और शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, खास करके भूमि की व्यवस्था को ध्यान में रखने के लिए, भूमि के कृषि कार्यों को करवाने के लिए अपने नीचे ये लोग सामंत रखते थे, दूसरे नंबर पर जो। और यही सामंत जो है इनसे कृषि का कार्य करवाते थे, इनसे अधिक से अधिक कर वसूल करते थे, इनसे सेवा का कार्य लेते थे और इनसे वसूल जमींदार। जमींदार का मतलब होता है जो जमीन का मालिक, और यह जमींदार ही सामंत कहलाते थे। अपने पूर्वजों से आप लोग पूछेंगे कि जमींदार कौन होते थे, तो यही जो राजपूत हैं आज, इन्हीं को क्या कहा जाता है? जमींदार कहलाते। और इन्हीं जमींदार इनसे इनकी चमड़ी खींच लेते थे, इनका खून पसीना चूस, चाहे अकाल हो जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, इनसे निर्धारित होता था कि आपको कृषि का इतने भाग देने होंगे। तो बेचारे सारी मेहनत करने के बाद ये इन सामंतों को देते थे, और सामंत जो सीधे कहाँ पहुंच जाता? राजा को। कभी कभी आपने इसीलिए सुना होगा कि राजपूत जो आपके क्षेत्रों में पाए जाते हैं, या आपके दाएं बाएं जो राजपूत लोग हैं, आज लोकतांत्रिक व्यवस्था हो जाने के नाते अम्बेडकर के संविधान में ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं दे दी गई जो आप समानता के अधिकार, सारी चीजें जो पढ़ते हैं मौलिक अधिकारों में, उसके तहत इतने आपको अधिकार दे दिए गए कि आज आपको ये सामंतों की व्यवस्था नहीं दिखाई देती होगी। नहीं तो अपने पूर्वजों से पूछिए, जो निम्न वर्ग के लोग थे, मैं तो यहां तक सुना हूं अपने दादा से, परदादा से, कि जब ठाकुर लोग, जो क्या नाम से राजपूत जिनको कहा जाता था, अपने दरवाजे से बुलाते थे, एक व्यक्ति को बुलाते थे तो 10-10 लोग दौड़ते हुए उनके दरवाजे पे जाते थे और पूछते थे कि बाबू साहब क्या काम। ये सामंती व्यवस्था। आज आज आपको अपने धान गेहूं की कटाई, मड़ाई इत्यादि के लिए यदि बुलाना है तो क्या दरवाजे से बुला के किसी आदमी को बुला पाए? आज सारी व्यवस्था, वो सामंती व्यवस्था समाप्त हो गई। और उस सामंती व्यवस्था के समाप्त होते ही आज आप समानता के अधिकार में आ गए। आज आप स्वच्छंद हवा में जी रहे हैं। वरना अगर वो व्यवस्था होती तो आपको पता चल जाता कि राजपूत घर पर ही बैठे
आदमी जितनी आदमी की जरूरत होती थी बुलाता था, एक बार में अगर आपने नहीं सुना तो फिर गालियां दे के बुलाता था और आप दौड़ते उसके घर, चाहे आपके पास कितना ही महत्वपूर्ण काम क्यों ना हो, आप अपना काम छोड़ करके उसके काम को करने के लिए जाते थे। ये सामंती व्यवस्था को समाप्त करने का काम जब ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जनता का शासन हुआ, जनता की चुनी हुई सरकारें आई और संविधान में तमाम अधिकार दिया गया, तब जाकर के समाप्त हुई। अभी भी कहीं कहीं है ऐसे राजपूत जो दबाव बनाए रहते हैं लोगों के ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि सामंत वे लोग होते थे जो निम्न वर्गों के ऊपर क्या करते थे, शासन करते थे। और शासन करने का मतलब उनका खून पसीना चूसते थे और इनसे लेकर के किसका पेट भरते थे, इस राजा का। राजा अपने राजमहल में मौज मस्ती करता था, एंजॉय करता था अपनी रानी के साथ। और ये लोग क्या करते थे, ये लोग नीचे के जो निम्न तबके के लोग थे उनके खून चूसते थे। इसे सामंत कहा जाता है। अब आता है कि राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में बहुत सी किंवदंतियां हैं, बहुत सी कहानियां आपको इसमें बताई गई हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। राजपूतों की उत्पत्ति, राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, कुछ विशेष प्रकार के। जैसे पहला सिद्धांत दिया गया है कि विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत में आता है कि इतिहासकार थे कर्नल टॉड, ये बताते हैं कि राजपूत शक और सीथियन जाति, मैंने पीछे पढ़ाया था आपको कि जो विदेशी शक और सीथियन हो आए थे, इनसे यहाँ के राजपूतों ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए और इनसे जो संतानें उत्पन्न हुई और बाद में इनको क्या कहा जाने लगा, ये विदेशी थे। ऐसा माना जाता है कि अग्निकुंड से इनको उत्पन्न किया गया था। अग्निकुंडी सिद्धांत से इनको मान करके और शक सीथियन जातियों से इनका संबंध जोड़ा जाता है, जो कौन थे, विदेशी। इसलिए इनके उत्पत्ति के संबंध में विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत माना जाता है कि ये विदेशी हैं। इसीलिए आज भी लोग कह देते हैं कि राजपूत ब्राह्मण जो है क्या है, अपने देश के नहीं बल्कि कहाँ के, विदेशी। ऐसे ही अग्निकुंड का सिद्धांत पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखा है, जो एक महत्वपूर्ण ग्रंथ था, कि पृथ्वीराज रासो में ऐसा उल्लेख मिलता है कि प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान राजपूत जो हैं, जिनके विषय में जो आप पढ़ते हैं, चौहान, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, ये सभी जो है आग के कुंड में वशिष्ठ ऋषि आबू पर्वत पर एक विशेष प्रकार की यज्ञ करवा रहे थे और उसी यज्ञ से इन लोगों की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। इसीलिए हम कहते हैं भारत में अंधविश्वास बहुत कूट कूट के भरा है। पता नहीं कैसे कैसे यहाँ आदमी पैदा हो जाते हैं। हमने तो केवल लोगों के पेट से पैदा होते देखा, लेकिन राजपूत बेचारे आग के कुंड से पैदा हो गए। इस तरह के सिद्धांत मिलते हैं कि पृथ्वीराज रासो में ऐसा वर्णित मिलता है। ऐसे ही भारतीय उत्पत्ति के सिद्धांत गौरी शंकर ओझा नामक एक इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, राजपूत यहीं के रहने वाले थे, अपने भारत के ही रहने वाले थे और भारतीयों से ही इनकी उत्पत्ति हुई है। अगर इनके बारे में शकों के विषय में अगर विचार किया जाए कि नहीं विदेशी थे, तो फिर यहाँ के राजपूत कहाँ चले गए। इस तरह से गौरी शंकर ओझा इनको क्या मानते हैं, नहीं, राजपूत कहाँ के थे, कहाँ से पैदा हुए थे, इसी भारत की भूमि पर। ऐसे मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत, कुछ इतिहासकारों का मिला जुला असर है कि नहीं वो विदेशी थे, तो कुछ लोग नहीं कहते नहीं भारतीय थे। इस तरह से इनके संबंध में सारे, और कुछ है हिंदू धर्म से संबंधित, जैसे उनको राष्ट्र का गौरव माना जाता था, वो राष्ट्र की रक्षा के लिए, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के आधार पर आपने पढ़ा ही पहले है कि जितने भी क्षत्रिय थे जिनको क्षत्रिय वर्ग में रखा गया था, वे समाज की क्या करते थे, समाज की रक्षा का कार्य करते थे। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता, क्षत्रिय कहा जाता था, राजपूत कहा जाता था। इसके अलावा ब्राह्मण, भारतीय ब्राह्मण होने का सिद्धांत, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कुछ इतिहासकारों का मानता है कि राजपूत ब्राह्मणों की संतान थे। अब किनकी किनकी संतानें थे, ये सारे
मत भिन्नता के कारण ही इनके उत्पत्ति के संबंध में ये 4-5 सिद्धांत दिए गए हैं। कुछ लोग विदेशी, कुछ लोग भारतीय, कुछ लोग इनको अग्निकुंड से पैदा हुआ मानते हैं। ऐसे ही चहमान वंश आता है, ये भी राजपूतों का एक, जिसे चौहान आप कहते हैं। इस चौहान वंश में कुछ विशेष राजा हुआ करते थे, जैसे विग्रहराज द्वितीय, इसका जो प्रमुख पहला प्रथम शासक था। इसके बाद अजय मेरु, एक अजय राज नाम का एक राजा हुआ करता था राजस्थान साइड। और अजय मेरु के ही नाम पर इस जो अजमेर आप आधुनिक पढ़ते हैं, राजस्थान में अजमेर का नाम सुना है, जो अजमेर शरीफ का मेला लगता है यहाँ पे, वह अजमेर इसी अजय मेरु राजा ने ही बनवाया था। ऐसे ही आप विग्रहराज चतुर्थ का नाम सुने हैं, सोमदेव, हरिकेले, सब इस वंश के राजा हुआ करते थे। और इस वंश के जो सबसे प्रतापी थे शासक, पृथ्वीराज चौहान का नाम आपने सुना होगा। पृथ्वीराज चौहान, जो पृथ्वीराज रासों में इनका उल्लेख मिलता है, चंद्रवरदाई उस समय का विशेष कवि हुआ करता था। और उस चंद्रवरदाई ने ही पृथ्वीराज रासों में उल्लेख किया है कि इसने जयचंद की पुत्री संजोगिता का अपहरण अजय नहीं हो रहा है, किडनैप की घटनाएं मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पत्नी से शुरू हुआ है। भगवान राम की पत्नी जो खुद सर्वशक्तिमान था, भगवान राम खुद राजपूत थे, जिनको रक्षा का कार्य सौंपा गया था, वो खुद अपनी बीवी को नहीं संभाल सके और उनकी बीवी का अपहरण किसने कर दिया? रावण ने कहा। ऐसे ही आप आगे आते हैं चौहान वंश में, पृथ्वीराज ने संजोगिता का, जयचंद की पुत्री थी, जयचंद भी राजपूत था, और उसकी पुत्री का भरी सभा में जाकर के उसने क्या कर दिया? अपहरण कर लिया। और इस अपहरण का प्रतिशोध का बदला लेने के लिए उसी समय मोहम्मद गोरी 1191 ईस्वी में आक्रमण करता है। ताराइन का युद्ध होता है और उस युद्ध में मोहम्मद गोरी जो होता है, पृथ्वीराज और क्या नाम से गोरी के बीच जब पहला युद्ध 1191 में होता है, तो उसमें भीषण संग्राम होता है और जिसे लोग कहते हैं कि जयचंद बन गया। जयचंद किसका साथ दे रहा था? मोहम्मद गोरी का। क्यों? क्योंकि उसकी पुत्री का पृथ्वीराज चौहान ने क्या कर लिया था? अपहरण कर लिया था। और अपहरण करने के नाते उस प्रतिशोध की आग में वो जल रहा था। लेकिन प्रथम उसका जो 1191 का युद्ध था, उसमें पृथ्वीराज चौहान क्या हार जाता। पृथ्वीराज चौहान जब हार जाता है, दोबारा फिर 1192 में युद्ध होता है और 1192 में नहीं, मोहम्मद गोरी हार जाता है और 1192 के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह से पराजित होता है और मोहम्मद गोरी जो है उस पर आक्रमण करके और चहमान वंश की शक्ति को नष्ट कर देता है और मुसलमानों की राजसत्ता स्थापित करता है। इसके अलावा पाल राजवंश से गुर्जर प्रतिहार बंगाल के थे। पाल क्या नाम, गोपाल नामक शासक हुआ करता था, जो बंगाल के क्षेत्रों के राजपूत कहलाते थे। ऐसे ही चंदेल वंश, ये चंदेल कौन थे? आधुनिक बुंदेलखंड जो मैं आपको बता रहा हूँ, झांसी का क्षेत्र जो है, ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र चंदेलों का शासक हुआ करता था। चंदेल वंश के शासक होते थे, झांसी की रानी बाई। ये सारी चीजें उसी राजपूत वंश की हुआ करती थी। ऐसे ही परमार वंश, ये 10वीं सदी में प्रारंभ में इनका जो है प्रतिहारों का आधिपत्य मालवा में नष्ट हो गया था। मालवा किसको कहते हैं? आधुनिक मध्य प्रदेश और अरावली पर्वत की श्रेणियों के बीच का जो स्थान था, उसी को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? मालवा कहा जाता था। और इसके बाद गहरवाल वंश, ये सभी शासक आते हैं। कालचुरी चेदी राजवंश आता है। इसके अलावा गुर्जर प्रतिहार, ये हो सकता है क्वेश्चन में आपसे पूछ दे कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे? गुर्जर प्रतिहार या मिहिर राज की उपलब्धियां, गुर्जर प्रतिहारों के विषय में ऐसा पता चलता है कि आबू पर्वत के पास प्रतिहार एक स्थान है गुर्जर नामक। वैसे एक कहावत, एक कहानी के रूप में भी जानी जाती है कि भगवान राम की रक्षा के लिए भगवान लक्ष्मण जी द्वारपाल का काम कर रहे थे, उन्हें प्रतिहार कहा जाता था। और वहां से जो संतानें उत्पन्न हुई, जो राजपूत उत्पन्न हुए हैं,
वो सभी लक्ष्मण के वंशज माने जाते हैं, इसलिए उनको प्रतिहार कहा जाता है। लेकिन राजस्थान के आबू पर्वत के पास में एक गुर्जर नामक स्थान है और वहीं से प्रतिहारों का उत्पत्ति के विषय में बताया जाता है कि इसीलिए उस स्थान के नाम पर इनको क्या कहा जाता है, गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है। ऐसे ही इस वंश के रघुकुल, तिलक और रघुवंश मुक्तामणि भी उपाधियों से विभूषित हुए थे। मिहिर भोज इस वंश का, गुर्जर प्रतिहार वंश का एक शासक बहुत प्रतापी हुआ करता था, जो 840 से 90 के बीच में हुआ था और इसका नाम मिहिर भोज था। यह बहुत ही शक्तिशाली शासक था और इसी ने ही बिहार में भोजपुर नामक नगर की स्थापना की थी, जो आप लोग गानों में सुने होंगे कि आरा जिला भोजपुर, छपरा के आगे पटना। ये भोजपुर वही भोजपुर, इसको किसने बसाया था, मिहिर भोज ने। और आप सोच सकता है कि कुछ क्वेश्चनों में पूछ दिया जाए कि पृथ्वीराज की पराजय के कारण क्या थे। तो पृथ्वीराज क्यों पराजित हो गया था मोहम्मद गौरी से, तो उसका प्रमुख कारणों में जैसे 4-5 कारण इसमें दिए गए हैं। जैसे राजपूत राजाओं का असहयोग, क्योंकि किसी की बेटी को आप जबरदस्ती अपहरण कर लेंगे तो आपका साथ देगा, इसलिए जयचंद की पुत्री संजोगिता को इन्होंने अपहरण कर लिया था, इसलिए वो राजपूत राजाओं में आक्रोश था और पृथ्वीराज चौहान का किसी राजा ने साथ नहीं दिया, इसलिए इनको क्या हुआ, पराजय का मुंह देखना पड़ा। तारायन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध छिड़ना, ये भी कारण। असंगठित सेना में इनके संगठन की कमजोरी थी, संगठित सेनाएं नहीं थी, नए अस्त्र शस्त्र का अभाव था इनके पास, परंपरागत युद्ध प्रणालियां नहीं थी, परंपरागत युद्ध प्रणाली थी, नई अत्याधुनिक युद्ध प्रणाली की व्यवस्था इनके पास नहीं थी, कूटनीति का अभाव था, क्योंकि युद्ध जो होते हैं केवल अस्त्र शस्त्रों से नहीं लड़े जाते, कूटनीतिक चाल भी चली जाती है, इसलिए कूटनीति का भी पृथ्वीराज के पास क्या था, अभाव था। ऐसे ही युद्ध की नवीन पद्धति से भी ये क्या थे, अपरिचित थे। अपरिचित होने का मतलब कि आज हमारे देश और चीन के बीच में तनाव बढ़ गया। अगर हम पुरानी घिसी पिटी प्रणाली के आधार पर ही युद्ध करते रहे तो ऐसी स्थिति में क्या युद्ध हम जीत पाएंगे? नहीं। इसीलिए आज हमारे देश की रक्षा प्रणाली में तमाम मिसाइलों से लैस किया जा रहा है, तमाम अंतर बैलिस्टिक मिसाइलों से उसे लैस किया जा रहा है, तमाम INS से लेकर विक्रमांक से लेकर के ये सभी विक्रमादित्य नामक पोत जो हमारे देश में बनाए जा रहे हैं। राफेल का भी आपने देखा समझौता फ्रांस से जो राफेल विमान आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ज्यों-ज्यों देश अत्याधुनिकता की तरफ बढ़ता है त्यों-त्यों हमें अस्त्र शस्त्रों की भी क्या जरूरत, अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्रों की जरूरत पड़ती है। और इसी की देन है कि कभी हम क्लास में बैठा के आपको पढ़ाते थे, लेकिन आज इस अत्याधुनिक युग में, इस टेक्नोलॉजी के युग में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए और आप अपने घर पर बैठ के पढ़ते हैं, हम क्लास में आपका लेक्चर दे रहे, ये अत्याधुनिकता है। तो इसका मतलब किसी देश से युद्ध जीतने के लिए भी आपको अत्याधुनिक तरीके से अत्याधुनिक हथियार, वेपन्स वगैरह अपनाने होंगे, वरना आप युद्ध को नहीं जीत पाएंगे। आज हमारे देश और चाइना के बीच तनाव बना हुआ है, दोनों देश की सेनाएं आमने सामने पर हैं, दोनों देशों के जो है रक्षा विशेषज्ञ जो है आपस में बातचीत भी कर रहे हैं। ये सारी चीज मतलब कूटनीतिक स्तर पर भी, राजनीतिक स्तर पर भी और वर्ल्ड लेवल के स्तर पर भी वार्ता चल रही है कि युद्ध को, भारत और चाइना युद्ध में ना जाएं, बल्कि शांति व्यवस्था को क्या करें, बनाए रखें। इस तरह से इसको मैं आज यहीं पे समाप्त करता हूं। आगे आपको राजपूतकालीन संस्कृति के बारे में ये लेक्चर अगला मैं कल दूंगा। और इतना ही आज, थैंक यू।